सीनियर सहाफ़ी तजकार एंकर पर्सन हामिद मीर साहब से बात भी करेंगे। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मजमूई सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हुकूमत के इकदामात हैं, और फिर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल, उनकी हिकमत अमली है। अभी जो खबर आई है इस्लामाबाद से डी चौक की, उससे मुतालिक आप क्या हमें बता सकते हैं? डी चौक को तो सील कर दिया गया था, वहाँ पर सख्त इंतजामात किए गए थे। मजमूई तौर पर इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखें, डी चौक जो है वहाँ पे अभी से नहीं, काफ़ी देर से पीटीआई के कारकुन जो हैं वो आ रहे थे, और तकरीबन 2 घंटे पहले भी पीटीआई के कारकुन जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आए थे। और फिर पुलिस ने आंसू गैस के शेल चलाए तो ये चले गए। और उसके बाद ये लोग जो हैं, ये जो सुपर मार्केट है और जना सुपर मार्केट है, ये वहाँ पर और जो ब्लू एरिया के जो कारोबारी इलाके हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, तो ये लोग काफ़ी देर से वहाँ पे बैठे हुए थे और ये नज़र आ रहे थे। और लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी कि पीटीआई के कारकुन तो नज़र ही कहीं पे नहीं आ रहे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त भी डी चौक के आसपास पीटीआई के कारकुन काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और अब जब उनको ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जगह पे इस्लामाबाद में H9 और G9 के दरमियान में एक जगह पे जलसे की इजाज़त दे दी है, तो उसके बाद और दिन भी जो है वो अब ख़त्म हो रहा है और गर्मी भी ख़त्म हो गई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और यहाँ पे डी चौक के आसपास इकट्ठे हुए हैं। और पुलिस जो थी वो यहाँ पे तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस की जो ज़्यादा फोर्स है वो फैज़ाबाद की तरफ और बाकी इलाकों की तरफ डिप्लॉयड है, तो इसलिए इनको पुलिस कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। तो बहरहाल ये अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन जितनी भी तादाद है तो इस तादाद ने जो हुकूमत के दावे हैं कि जी इस्लामाबाद में बिल्कुल सुकून है, अमन है, कोई कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उन दावों को तो गलत साबित कर दिया है। बाकी आपको पता ही है कि लाहौर में आज दोपहर के वक्त बहुत कुछ हुआ। बाकी जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो सका, लेकिन कराची में भी एक बड़ा एहतजाज इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत के वज़रा हैं उन्होंने थोड़ी सी कबल अज़ वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपनी कामयाबी का डंका जो है वो थोड़ी देर ज़रा अर्ली में बजा दिया उन्होंने। उनको ज़रा थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि अब इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है और ख़ास तौर पर बिल्कुल डी चौक इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, तो उससे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने गिव अप किया। लेकिन यहाँ पे इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हम हर सूरत में डी चौक तक आएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने H9 और G9 के दरमियानी एक इलाके में जलसा करना है, तो फिर क्या इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करेंगे? ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। और ये जो ज़्यादातर जो डी चौक पे प्रेशर है पीटीआई के कारकुनों का, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं हर सूरत में डी चौक तक पहुंचूंगा, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता डी चौक के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने कोई कमिटमेंट दे दिया है, तो ये कमिटमेंट जो है वो अभी तक उनको कम्युनिकेट नहीं हुई कारकुनों को। और जब तक कारकुनों को कम्युनिकेट नहीं होगी तो वो जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उस पर वो एतबार नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो असल सूरत हाल है वो मीडिया पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जो कुछ भी हो रहा है वो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। तो जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कारकुनों को नहीं कहा जाएगा कि आप डी चौक से वापस चले जाएं, वो नहीं जाएंगे। हामिद मीर साहब, आपने अभी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत का, और जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कह दिया गया कि पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा गाह फराहम की जाए, तो फिर हुकूमत ने क्या इस पर अमल करने का नहीं सोचा, या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस ज़मानत की आप बात कर रहे हैं वो ज़मानत ना होने तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता? और क्या इस तरह का कोई इत्तेफाक है इस्लामाबाद में कि 2014 में जिस तरह शहर को मफलूज कर दिया गया था, डी चौक और उसके इतराफ़ में रास्ते बंद हो चुके थे, कंटेनर था और फिर वो 4 माह तक यही सूरत हाल रही थी, वो किसी सूरत नहीं होने देना? उस तरह का एहतजाज नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स की रोशनी में कि हम चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर ना हो मुल्क में। देखिए, ये 2014 की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। 2014 में तो इमरान खान साहब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको ला भी नहीं सके थे,
और उस वक्त बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट सूरत हाल थी। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसमें जो डिस्कशन हुई है वो दो चीज़ों पे हुई है कि जिस तरह अक्टूबर 2019 में मौलाना फजलुर रहमान एक जुलूस लेके इस्लामाबाद आए और फिर वो जुलूस जो है उसको एक मखसूस जगह पर कन्फाइन कर दिया गया और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो उस वक्त पीडीएम के रहनुमा थे वो एक कंटेनर पर वहीं से रोज़ाना शाम को एक जलसे से ख़िताब करते थे और काफ़ी दिन तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। वहीं पे उनके खैमे नस्ब थे, वहीं पे वो खाने पीने का इंतज़ाम भी था। तो लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी दिन तक वहाँ पर मुकीम रहे इस्लामाबाद में, तो तहरीक इंसाफ का जो जुलूस है जिसको वो आज़ादी मार्च कह रहे हैं वो भी काफ़ी दिन तक यहीं पे रहेगा। वो कहते हैं कि आप जलसा करेंगे और उसके बाद आप घरों को वापस चले जाएंगे। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम फिर इसको कोर्ट जो है वो इसको मॉनिटर भी करेगा। और ये भी साथ में कहा है कि ये जो ऑर्डर है ये हतमी ऑर्डर नहीं है, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। और ये उन्होंने बात इसलिए की है कि जो पीटीआई है उसकी तरफ से वाज़े अल्फाज में ये नहीं कमिटमेंट नहीं दी गई कि हम जलसा करके वापस चले जाएंगे। बाबर अवान साहब ने कहा जी कि मैं अपनी क़यादत से रब्ता करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो अब इसमें जब तक वो कोर्ट को अपनी क़यादत का हतमी फ़ैसला कम्युनिकेट नहीं करते तो उस वक्त तक कोर्ट जो है वो भी कोई हतमी ऑर्डर नहीं देगी। तो ये आज 2014 वाली सूरत हाल नहीं है। आज जिस ऑप्शन पे बात हो रही है वो 2019 वाला ऑप्शन है और उसमें भी सिर्फ ये इतनी कोर्ट इजाज़त दे रही है कि आप एक जलसा करें और वापस चले जाएं। लेकिन 2019 में मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी दिन तक इस्लामाबाद में मुकीम रहे थे, लेकिन आज कोर्ट कह रही है आप जलसा करें और वापस चले जाएं। हामिद मीर के साथ सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, वो भी मौजूद है, उनसे भी कुछ देर में बात करेंगे। हामिद मीर साहब, एक तरफ ये पाकिस्तान के हालात है जिस पर आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय अदालत ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और उन पर 10 लाख भारतीय रुपये जुर्माना भी किया है। तो यासिन मलिक ने भारतीय इंटेलिजेंस को चैलेंज भी किया है कि किसी दहशतगर्द सरगर्मी में उनका मुलविस होना अगर वो साबित कर देते तो वो सियासत छोड़ देंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल का आज शिकार है इस एहतजाज, रैली और आज़ादी मार्च की वजह से, ना ही सिफारती सतह पर उस तरफ कोई तवज्जो दी जा सकी है और किसी और प्लेटफॉर्म पर भी बात नहीं हो सकी है इस पर। पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत किया जाना, एहतजाज किया जाना या जो भी भारत में फ़ैसला किया गया है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए जाना उस तरह से मुमकिन नहीं हो सका। तो उस पर आपकी क्या राय है? आप सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते रहे इससे मुतालिक सुबह से यासिन मलिक साहब के बारे में। देखें जुनैद साहब, जो यासिन मलिक साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा जो है ये दरअसल भारत के आइन और कानून का एक मजाक है। इसलिए कि यासिन मलिक साहब पर टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है और 2016 में उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके साथ ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत से जो दीगर रहनुमा थे उनको भी या तो गिरफ़्तार किया गया या नज़रबंद कर लिया गया। गिरफ़्तारी की बुनियादी वजह यह थी कि यासिन मलिक साहब ने सैयद अली गिलानी साहब और मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब इनके साथ मिलकर कश्मीर में एक यूनिटी कायम कर दी थी और पहले जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बहुत से ग्रुपों में तकसीम थी, इन्होंने उसको इकट्ठा कर दिया और उसके बाद इन तीनों पर इसी तरह के एक ही नौयत के मुकदमात दर्ज हुए। और जो यासिन मलिक साहब पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ था, लेकिन इस मुकदमे में कुछ था नहीं। तो नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उसने ज़बरदस्ती जिस तरह के वो करते हैं, तो उन्होंने इस केस में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सी इसमें टेक्निकल इसमें कमज़ोरियाँ हैं। इसके बावजूद ज़बरदस्ती जो भारत की एक अदालत है उसने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दिया और इसमें जो इंडियन मीडिया है उसका किरदार बड़ा मनफी है और उन्होंने ये दावा किया कि जी यासिन मलिक ने दरअसल एतराफ़ जुर्म कर लिया है। हालांकि यासिन मलिक ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया था, बल्कि अदालत ने उनसे ये कहा कि आपको हम अब सज़ा देने वाले हैं, आप ये बताएं कि आपको कम सज़ा दें या ज़्यादा सज़ा दें। तो यासिन मलिक साहब ने कहा कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगूंगा, आपने मुझे जो सज़ा देनी है वो दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैं इतना बड़ा मुजरिम था तो आपने मुझे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर देने की और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने की इजाज़त क्यों दी और आपके लोग मेरे साथ आके मुज़ाकरात क्यों करते रहे। अच्छा, अब जो आपने दूसरी बात पूछी है कि पाकिस्तान जो है वो इस पे सफारती सतह पे कोई आवाज़ बुलंद कर सका कि या नहीं कर सका, उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान जो है यहाँ पे तो एक आपस में एक लड़ाई की सूरत हाल चल रही है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियाँ वो आपस में लड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 दिन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब,
उन्होंने कल भी, हालांकि वो गैर मुल्की दौरे पे हैं, उन्होंने कल भी एक ट्वीट के ज़रिए एक बयान भी जारी किया और उन्होंने यासिन मलिक साहब के मामले पे अपनी तशवीश का इजहार किया। और अब से कुछ देर पहले जब यासिन मलिक साहब को एक हिंदुस्तान की जो अदालत है उसने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो उसकी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मजम्मत किया। लेकिन इसमें अहम तरीन मामला ये है कि सबको पता था कि हिंदुस्तान की अदालत 25 मई को यासिन मलिक को सज़ा सुनाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो 25 मई वाला दिन है वो इमरान खान साहब ने भी एक एहतजाज के लिए उसको चूज़ कर लिया। और इस दौरान में हमारे जो बहुत से अहम सियासी रहनुमा हैं वो भी इस्लामाबाद से आगे पीछे हो गए। और इस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, ख़ास तौर पे जो कश्मीर अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है और फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसको आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर सके। बस इतना हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ मजम्मत कर दिया, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और आज मुझे श्रीनगर से बहुत से जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं और बहुत से जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो तमाम दिन वहाँ से मैसेजेस भेजते रहे, मेरे से रब्ता करते रहे कि यासिन मलिक को एक दफ़ा फिर जो है उसी तरह से सज़ा दी जाएगी जिस तरह के पहले मकबूल भट्ट साहब को सज़ा दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो आपस की जो एक लड़ाई है उसमें उलझे हुए हैं, तो हमारी तरफ भी कोई तवज्जो दें। तो मैं समझता हूँ कि यासिन मलिक साहब के साथ हिंदुस्तान की अदालत ने तो जो नाइंसाफ़ी करनी थी वो की है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से उनके साथ जो हुआ है वो भी मेरा ख्याल काबिल मजम्मत है। जियो न्यूज़ पर खुसूसी गुफ्तगू जारी है मुल्क की सूरत हाल पर, जिसमें अभी कुछ देर पहले ही कराची में हंगामाराई हुई नुमाइश चुरंगी पर, और फिर इस्लामाबाद के डी चौक पर भी पुलिस एहलकारों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान हंगामाराई हुई है, जिसमें आंसू गैस की शेलिंग की गई और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पथराव किया गया। कराची में अफसोस खबर यह थी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पुलिस वैन को आग लगा दी गई। सीनियर सहाफ़ी तजयकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, हो क्या रहा है मुल्क में? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उतनी तादाद में लोग ही नहीं आए एहतजाज करने के लिए तहरीक इंसाफ के लिए, और उनको ख़ुद भी शर्मिंदगी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर रखे थे, लेकिन मुल्क को रोज़मर्रा के मामूल पर चलाने में भी तो ये मौजूदा हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी है सुबह से अब तक। वो उससे पहले तो मैं जो आज पाकिस्तान के लिए और तमाम कश्मीरियों के लिए एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है उसका तज़किरा करना चाहूँगा। यासीन मलिक साहब को जो सज़ा है इंडिया के कैंगरू कोर्ट की तरफ से, और होना तो ये चाहिए था कि आज पूरे पाकिस्तान में और ख़ुद मकबूजा जम्मू कश्मीर में या जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं या पाकिस्तानी रहते हैं वो आज यासीन मलिक के साथ होने वाली ज़्यादती का ज़िक्र करते। लेकिन अफसोस कि हम मजबूर हैं कि इस धरने पे बात करें। और मैं समझता हूँ कि यासीन मलिक के साथ न सिर्फ ये ज़्यादती हुई है बल्कि वो हम पाकिस्तानी क़यादत के लिए एक नमूना भी है और एक अलामत भी हैं कि देखें उन्होंने अपने कारकुनों को आजमाइश में नहीं डाला, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं की, बल्कि ख़ुद एक मज़लूमाना और ज़रूरतमंदाना जद्दोजहद की। और आज भी बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने भीख मांगने की बजाय या किसी को आजमाइश में डालने की बजाय न सिर्फ अपना केस पेश किया बल्कि बड़ी इस्तिकामत के साथ भारत की जालिम सरकार से उन्होंने भीख भी नहीं मांगी। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे याद है कि यासीन मलिक साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो शाम को जब मेरे साथ उनका खाना था तो उस दिन को उनकी खान साहब से मुलाकात हुई थी। उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था, हारून रशीद साहब ने उनकी दोस्ती कराई थी। तो उनकी बेटी और बीवी की अपील पे भी उन्होंने अपना ये प्रोग्राम 1-2 दिन के लिए मुलतवी नहीं किया। बाकी जहाँ तक इसका मामला है तो हमारा तो वही मौक़िफ़ है कि आज़ादी इज़हार होना चाहिए, हर किसी को जलसे जलूस का हक़ होना चाहिए, लेकिन वो उन पैरामीटर्स में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फ़ाइज़ा के फ़ैसले की रोशनी में तय किए हैं जी। अब सुबह मामला तो ये था कि एक दिन को खुफिया मुज़ाकरात हुए थे पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और पीटीआई के 4 रहनुमा वो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए आए थे और हुकूमती टीम के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे। उसमें तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद
अब पुलिस को एक्शन से तो रोक दिया गया है और साथ ये कहा गया है कि उनको जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसमें ये कि हुकूमती कमेटी और उनकी कमेटी बैठ के पीटीआई की वो उसके लिए पैरामीटर्स तय करें। अब देखना ये है कि वो कमेटी कब बैठती है और क्या पैरामीटर्स तय करती है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई आज कि अटार्नी जनरल की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत का मुआहदा हुआ था तो उसी को कॉपी करते हैं और उन्हीं कवायद के तहत उनको यहाँ पे जलसे की इजाज़त देते हैं या धरने की। लेकिन बाबरावान साहब ने उस तजवीज़ को नहीं माना। तो अब ज़ाहिर है कि बड़ी हद तक ज़िम्मेदारी वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की तरफ चली गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई है। साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चूंकि कुछ और ताज़ा खबरें भी आ रही हैं साथ साथ। शाहजेब साहब, हुकूमत ने रोकने का ऐलान किया लॉन्ग मार्च को, पर रोक भी नहीं पा रही और फिर उनको लॉन्ग मार्च करने भी नहीं दे रहे। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अब तक पार्टीज़ की तरफ से क्या जवाब आता है? क्या तहरीक इंसाफ यकीन दहानी करवा सकती है, करवाएगी कि वो जलसा करेंगे और चले जाएंगे? उसमें भी कुछ वाज़ेह नहीं हो सका। तो ऐसी सूरत हाल में किसकी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है और क्या जिम्मेदारी हुकूमत की ज़्यादा बनती है कि वो कोई वाज़ेह इक़दामात करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वहाँ पर कोई यकीन दहानी आने या ना आने का इंतज़ार करना चाहिए? मैं जुनैद आपकी पूरी बात तो नहीं सुन पाया हूँ, मगर जहाँ तक बात हो रही है मेरा ख्याल है, देखें जो साफ़ी साहब भी कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करना हर एक का हक है, हर शहरी का हक है, वो हक आइन की तरफ से दिया गया है। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो हक मिला है। और मगर अब मसला ये है कि हक इस तरह मिला है कि PTI में जो JUI जलसे के लिए मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, अदालत जब ये कहती है तो उस मुआहदे में यह तय था कि H9 पार्क की बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर ये मुआहदा किया जाएगा और एहतजाज करने वाले डी चौक नहीं जाएंगे, साथ ही ना तो वो कोई कानून तोड़ेंगे और अपना जो एहतजाज है वो पुरअमन तरीके से उस एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। सारी की सारी कंडीशंस उस मुआहदे में थी। अब अगर ये दोनों कमेटियां मिलकर बैठती हैं तो उसके बाद ये देखते हैं कि इस मुआहदे पर अदालती अहकामात के मुताबिक अगर अमल होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात मानेगी कि वो अपना H9 पार्क में एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। क्योंकि जब बाबर एवान से टाइम का पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो पार्टी की क़यादत से पूछकर मैं बताऊंगा। तो क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बहुत दिन तक रहे थे तो यह हक फिर इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल जाएगा कि वो H9 पार्क में रहें। मगर फिर होगा ये कि वो इसकी बाउंड्री से नहीं निकल पाएंगे, डी चौक नहीं जा पाएंगे। और इमरान खान साहब ने डी चौक का ऐलान किया है। देखिए, हुकूमत ने जो आज रोकने की कोशिश की है, जाहिर है उसमें जो ऑप्टिक्स आए हैं उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो सलूक किया जाना, हमाद अजहर साहब का जख्मी होना और अपनी वीडियो रिलीज करना, ये हुकूमत के फेवर में कतई तौर पर नहीं जाता है। और ना ही हुकूमत को इस तरीके से करना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल इस तरह हो कि कोई जख्मी हो रहा हो। मगर इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जहां हुकूमत से मिसकैलकुलेशन हुई है, इमरान खान साहब मिसकैलकुलेट कर गए हैं। हुकूमत खुद कह रही थी कि हम मान गए थे ना इंतखाबात कराने के लिए, यही उनकी डिमांड थी। उसके बावजूद जो शो ऑफ पावर वो करना चाह रहे थे इस लॉन्ग मार्च के जरिए और क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि वो हुकूमत गिराने का बाइस बने हैं और नए इलेक्शन का बाइस बने हैं, मेरा ख्याल है वो मिसकैलकुलेशन हो गई है। क्योंकि वो 20 लाख लोग कह रहे थे, पहले 10 लाख का, फिर 20 का, फिर 25 और 30 लाख भी नंबर कहा गया, मगर वो क्राउड को लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं रोक रहा था उनको अटक तक, मगर खैबर पख्तूनख्वा में उनके अपने साथ भी जो इतलात आई हैं वो यही हैं कि 8-10 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। फिर लाहौर से जो एक काफिला लेकर निकले, ज़ाहिर उनको रोका गया, उस वक्त पुलिस के साथ जो मामलात हुए, मगर उससे पहले नज़र आ रहा है कि क्राउड ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ज़ाहिर ये फैक्टर भी होगा कि गर्मी है, ये फैक्टर भी होगा कि हुकूमत की तरफ से अगर रोका जा रहा है तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं वो नहीं आ रहे होंगे ये देखकर कि इन विजुअल्स को देखकर। इसने भी अपना किरदार अदा किया होगा। मगर जेहलम से जो फवाद चौधरी साहब का क्राउड है उसमें भी नजर आ रहा है कि लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो चंद हज़ार लोगों से ज़्यादा इमरान खान साहब क्राउड बाहर नहीं ला पाए हैं, जो मेरा ख्याल है कि उनका ये फेलियर है। और अगर हुकूमत ये दावा कर रही है और अदालत के भी अहकामात आ गए हैं तो हुकूमत को उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, आने भी देना चाहिए, H9 पार्क में जाने भी देना चाहिए और एहतजाज करने देना चाहिए। वो जितने दिन तक करना चाहते हैं, ये तो बाबर एवान साहब ने कहा है कि वो पूछ कर बताएंगे, मगर मौलाना से जो मुआहदा था उसके तहत तो उनको इजाज़त दी गई थी कि वो जितना लंबा एहतजाज करना
चाहते हैं कर लें, मगर नंबर वो नहीं है जिसके ज़रिए इमरान खान साहब एक प्रेशर डाल सकते थे। कल रात तक भी ये डर था हुकूमत को कि पता नहीं कितने सारे लोग आ जाएंगे, और ये डर पिछले जुम्मे तक भी था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के पास ये ऑफर मौजूद थी कि आप कुछ दिन इंतजार कर लें। वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत सारे वादे किए गए और फिर वादे खिलाफी की गई, मैंने तो 2 दिन और इंतजार कर लिया था, फिर 2 दिन 4 दिन बढ़ाने की बात की जाती थी। मगर खुद हुकूमत कह रही है कि हम सोच रहे थे और संजीदगी से सोच रहे थे कि हमने 2, 5, 10 दिन में अपनी हुकूमत को ख़त्म कर देना है। मगर जो एक खौफ था इमरान खान साहब का कि भाई लोग उनके लिए निकल रहे हैं, और वाकई इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, वो खौफ आज उन्होंने ख़त्म कर दिया है कम क्राउड पुल करके। अब उनकी तवक्को है कि वो जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे उसके बाद अगर क्राउड इस्लामाबाद से आ जाता है तो ये एक अलग बात होगी, मगर इस्लामाबाद में ज़ाहिर 10-20 लाख लोग रहते नहीं हैं, और उनके साथ जो मुख्तलिफ काफिले हैं उनमें चंद हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो खौफ ख़त्म कर दिया उन्होंने हुकूमत के ऊपर से और इदारों के ऊपर से। तो मेरा ख्याल है मिसकैलकुलेशन हुई है उनसे, थोड़ा सा और सब्र करते। अगर हुकूमत का दावा ठीक है कि वो जाने का सोच रहे थे तो उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते बगैर मार्च के। साफी साहब, अगर आप मुख्तसर बता सकें कि जो राबते हो रहे थे, जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान, उससे मुतालिक अब क्या खबरें हैं? किस सतह पर वो मुज़ाकरात रुके या उनकी हैसियत इस वक्त क्या है? और एक आज़ाद राय के कारोबार नहीं रुकना चाहिए, लोगों को दफ्तर जाने देना चाहिए, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए, दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे बंद नहीं होने चाहिए, मुल्क का निज़ाम नहीं रुकना चाहिए, जैसे कि बदकिस्मती से अगर लोग ये समझते हैं कि 2014 में भी नहीं होना चाहिए था। इस्लामाबाद शहर को मफलूज करके रखा गया, कंटेनर्स लगे रहे 4 महीने तक तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरने की वजह से। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर नहीं हो, उनके ऊपर इसका असर नहीं आए। अगर आप एहतजाज कर भी रहे हैं तो उसकी जगह मुख्तस होनी चाहिए, वहाँ एहतजाज करें, एहतजाज ख़त्म होने पर अपने घरों को वापस चले जाएँ, अमन कायम रखें मुल्क में। इससे मुताल्लिक कौन कोशिश कर रहा है इस वक्त सलीम साफ़ी साहब इस्लामाबाद में? देखिए, एक तो उनकी तरफ से ख़ुद राब्ता करना और फिर सरकारी हेलीकॉप्टर में उनका इस्लामाबाद आके स्पीकर हाउस में मुज़ाकरात करना, उसमें परवेज़ खटक साहब थे, असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे। तो हुकूमत की तरफ से उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और अयाज सादिक साहब थे और ख़ुद स्पीकर साहब थे और मौलाना असद महमूद साहब वग़ैरह ये लोग थे। तो उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक परवेज़ खटक का रवैया निस्बतन मुसालिहाना था, और हुकूमत की तरफ से उनको उस वक़्त भी ये पेशकश की गई कि भाई आप लोग ये खूनी वूनी की बातें छोड़ दें और आप आ जाएं और H9 पार्क में अपना जलसा कर लें और फिर चले जाएं। लेकिन उस वक़्त तो ख़ुसूसन ज़्यादातर इनका जो मामला था, एक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये कह रहे थे कि नहीं, हमारे लीडर ये बात नहीं मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म ये दिया है कि दोनों पार्टियां मिलके जलसे के लिए जगह का तयन कर ले और साथ ये कि श्रीनगर हाईवे बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनका टिकट चल रहा है कि जी मैं इतने टाइम में डी चौक पहुँच जाऊँगा, और दूसरी तरफ इस वक्त डी चौक में उनके कारकुन जमा हो गए हैं। तो ये एक अभी आगे देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है और दोनों पार्टियां किस तरह उसको इंटरप्रेट करती हैं, और फिर क्या उनकी कमेटी का जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है उसमें कोई किसी लाएअमल पे इत्तेफाक होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो उस सूरत में फिर क्या होगा, और या फिर ये कि अब पुलिस को तो एक्शन से रोक दिया गया है, लेकिन अभी मसलन डी चौक की तो इजाज़त नहीं है, लेकिन अभी पीटीआई के लोग डी चौक पहुंच गए हैं। तो ये एक इबहाम है, और देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे जाके अपने फ़ैसले पे दोनों फरीक़ैन से किस तरह अमल करवाती है। शाहज़ेब, अगर सलीम साफ़ी साहब ने जो बात कही कि तहरीक इंसाफ उस मुज़ाकरात में शामिल तो हुई, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ही के हाथ में ये फ़ैसला होगा कि इस्लामाबाद में कैसे एहतजाज होना है, या फिर जिनके पास इख्तियार है कानूनी तौर पर जो अमल दरामद करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है, हुकूमत के पास इख्तियार है अमन अमान कायम रखने का, कानून की अमलदारी का, उनको ये फ़ैसला करना होगा?
देखिए, हुकूमत के पास तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत एक बाकायदा तौर पर मौका होगा कि जी आप H9 पाक से बाहर नहीं निकलेंगे, ये मुआहदे के तहत है और ये मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को H9 पाक की हद तक बिल्कुल परमिशन देनी चाहिए, मगर फिर तहरीक इंसाफ पर भी जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो फिर कोशिश डी चौक की करेंगे तरफ काजिम साहब इस बात को मुकम्मल कर सकें, मजीद भी आपसे गुफ्तगू कर सकें।